Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing May 2020 current affairs, and this is going to be environment special, and we are focusing on prelims. We have already discussed two videos on this topic. We have discussed national interlinking of a rivers authority, UN report map monitor peatland degradation, and this is the cycle of peatland and how is it acting as a carbon sink or carbon store. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Global Collection for Biodiversity, and it is an initiative drawn by EU, that is European Union. We have discussed Global Recycling Day, World Water Day, and National Chambal Sanctuary we have discussed. And today we will be discussing what is ESZ. तो ESZ है क्या बेसिकली? ये एक सबसे पहले तो आप EFA का मतलब देख लो क्या है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज. फ्रेजाइल मतलब होते हैं जिनको आसानी से नुकसान पहुंच सकता है. दिस आर नोन एज फ्रेजाइल एरियाज, जिसको कौन डिजिग्नेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से डिजिग्नेट करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, चाहे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके आसपास के एरिया को ये EFCC डिजिग्नेट कर देती है कि ये आपका इकोलॉजिकली इको सेंसिटिव जोन है. तो अब यहाँ पे ज़्यादा हरकत नहीं हो सकती. तो अब ESZ का पर्पस क्या होता है? ये एज अ शॉक अब्जॉर्बर काम करती है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए, ताकि रेगुलेशन और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आसान हो जाए. और ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह भी काम करती है, हाई प्रोटेक्शन से लेके लेस प्रोटेक्शन. ये मान लीजिए ये आपका कोई भी नेशनल पार्क, चाहे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या तो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, तो आसपास के इसके 10 किलोमीटर 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस में ESZ डिक्लेयर कर दिया जाता है. और यहाँ पे ह्यूमन की जो हरकत होती है वो कम होती है. तो ये हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज आपके हो गए हैं. और यहाँ पे आपकी जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन वहाँ पे रह रहे हैं, तो बेसिकली ये सब अलाउ होता है. और यहाँ पे जो आपकी ESZ डिक्लेयर होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप नहीं हो सकती, ह्यूमन अपनी पॉपुलेशन को भी सेटअप नहीं कर सकते, कोई सिविलाइजेशन यहाँ पे नहीं चला सकते. ओके, सो नेक्स्ट इज़ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, दिस इज़ अ टॉपिक दैट इज़ टेकन फ्रॉम साइंस. ओके, ये साइंस के अंडर टॉपिक आता है. और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है क्या? इसे कब लॉन्च किया था? इसे 2015 में लॉन्च किया गया था. और किसके साथ लॉन्च किया गया था? DST के साथ, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, DST साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इसे लॉन्च किया गया है. और इसको नोडल एजेंसी इसकी कौन है? इसकी नोडल एजेंसी है CDEC पुणे इसकी नोडल एजेंसी है. CDEC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. ठीक है. और IISc बैंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री इस्टेब्लिश की जाए 2022 तक. ये इसका वो है एम है, जिससे कि जो आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क है उसको स्टैब्लिश किया जा सके. ठीक है. तो टारगेट क्या है कि कंप्यूटिंग स्पीड क्या रखी जाएंगी? कुछ टेराफ्लॉप से लेकर 100 टेराफ्लॉप तक. ठीक है. तो सम टेराफ्लॉप्स से लेके, अगर आप सिंगल डिजिट ले लो, मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि मान लीजिए कि 1 टेराफ्लॉप से लेकर 100 टेराफ्लॉप की इसकी स्पीड रखी गई है. और 3 सिस्टम्स ऐसे बनाए जाएंगे जिनकी स्पीड कितनी होगी? 3 पेटाफ्लॉप होगी. ठीक है, 3 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड होगी. तो अभी क्या हो चुका है कि 14 न्यू सुपर कंप्यूटर्स लगाए जा रहे हैं. और इससे क्या हो जाएगा कि हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा. ठीक है, 14 इस बार बोला गया है कि 14 लगाए जाएंगे, तो टोटल नंबर 17 हो जाएंगे. और इनमें से 8 सिस्टम ऐसे हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगाया जाएगा. तो अब तक जो कंप्यूटर्स स्टैब्लिश हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं. सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं? परम शिवाय, जो कि IIT BHU ने बनाया था. परम शक्ति, जो कि IIT खड़गपुर ने बनाया था. परम ब्रह्मा किसने बनाया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज़ IISER पुणे ने बनाया था. तो कौन कौन है? शिवाय,
शक्ति एंड ब्रह्मा। शिवाय बनाया था BHU ने, शक्ति बनाया था खड़गपुर ने और ब्रह्मा बनाया था IISER पुणे ने। तो ये 3 कंप्यूटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अभी जो मिशन लॉन्च किया गया है, जो मिशन पहले से लॉन्च था, तो अभी कितने बोले गए हैं करने के लिए? 14 बोले गए हैं। तो इससे ये जो 3 आपको दिख रहा है, इसके अलावा 14 और स्टैब्लिश किए जाएंगे और टोटल इसकी संख्या हो जाएगी 17, जिसमें से अकेला आपका जो 7 कंप्यूटर्स होंगे, सुपर कंप्यूटर्स, उन्हें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगाया जाएगा। सो नेक्स्ट इज राइज ब्लैक कार्बन इन हिमालयन ग्लेशियर्स। तो ब्लैक कार्बन बेसिकली है क्या? ब्लैक कार्बन आपका कहाँ से निकलता है? ठीक है, कहाँ से निकलता है? इनकम्प्लीट कम्बशन से निकलता है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स या बायोमास को आप आधा अधूरा जला दोगे तो आपका ब्लैक कार्बन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो ब्लैक कार्बन है, ये क्या करता है? ये लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा आपका नुकसानदेह है। ठीक है, ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज में CO2 के। अगर पहला नंबर आपका CO2 को मिला है तो दूसरा आपका ब्लैक कार्बन को मिला हुआ है। ओके, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि WIHG यानी कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने क्या बोला है कि जो ब्लैक कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास 400 टाइम्स बढ़ गया है। 400 टाइम्स ये बढ़ गया है। किस वजह से? फॉरेस्ट फायर्स के वजह से और स्टबल बर्निंग के वजह से। ठीक है, जो स्टबल बर्निंग करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट की, और जो फॉरेस्ट फायर्स लगे हैं उसके वजह से ये 400 टाइम्स बढ़ गया और जिससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने बताया है। तो इन्होंने रिपोर्ट में अपने क्या बताया है कि जो मीन कॉन्सेंट्रेशन होता है EBC का, जो मीन कॉन्सेंट्रेशन है आपका EBC यानी कि इक्विवेलेंट ब्लैक कार्बन का, ये सबसे मिनिमम बताया जाता है कि अगस्त में होता है सबसे मिनिमम, और मई में ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम जो इसकी क्वांटिटी है वो 0.01 है, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और मैक्सिमम इसकी क्वांटिटी 4.62 है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना देख लीजिए कि ये क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज में। और ये लेकिन क्या है कि CO2 की तरह, जो CO2 आपका सालों तक रहता है एटमॉस्फेयर में, जो ब्लैक कार्बन है वो बस कुछ दिनों तक ही रहता है या कुछ हफ्तों तक ही रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि ये रेन की तरह डिसेंड हो जाता है, नीचे आ जाता है, ज़मीन पे आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके सोर्सेज देख लेते हैं क्या क्या है इसके सोर्सेज। बायोफ्यूल से निकलता है, कोल से निकलता है, रोड में जो आपके डीजल इंजन होते हैं उनसे निकलता है, ऑफ रोड डीजल इंजन से निकलता है, और जो आपकी भट्टी होती है कोल की या ईंटे की भट्टी होती है उससे निकलता है, या तो ओपन बर्निंग, कोई भी ओपन बर्निंग करा है जैसे कि स्टबल बर्निंग एग्जांपल है, उससे निकलता है। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग आप देख सकते हो कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये अब्जॉर्ब करता है लाइट को और एनर्जी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, मिलियन टाइम ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड से। बट ये इसका पॉजिटिव पार्ट है कि जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आपका सालों तक रह रहा है, तो ये सालों तक ना रह के ये कुछ दिनों तक ही रहेगा, कुछ हफ्तों से लेके कुछ दिनों तक ही ये रहता है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट बस यही हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है। बाकी इसका जो आप देख रहे हो इसकी इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मल्टीपल आपके मिलियन टाइम्स ज़्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से पड़ रहा है। तो वी नीड टू चेक अबाउट दिस ब्लैक कार्बन। और हमें क्या दिखाई दिया है कि 400 टाइम्स ये बढ़ गया है ब्लैक कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे हिमालयन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर में। सो दिस इज़ एन अलार्मिंग स्टेट एंड वी नीड टू डू समथिंग रिगार्डिंग दिस। ओके, तो ये जो आपका वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी है, ये आपका चिरवासा में है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास। ठीक है, यहीं पर मेजर किया गया था, और ये जो ऑल्टीट्यूड है 3600 मीटर्स का है। ठीक है, यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है बेसिकली। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक कार्बन, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो. If you like this video, then give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.